हेलो गाइस, सभी ने न्यूज़ देखा है राइट कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली पार्लियामेंट में 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पेश किया है। राइट, वुमेन रिजर्वेशन बिल को पेश किया है। ओके, सो आज हम क्या देखने वाले हैं? पहली चीज हम देखेंगे कि आखिर ये बिल है क्या। ठीक है, इसके की प्रोविजंस, की फीचर्स क्या हैं, क्या जरूरत पड़ी इस बिल को लाने की, करंट स्टेटस क्या है वुमेन का, करंट स्टेटस महिलाओं का आज के समय में क्या है। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कब तक महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा, सारी चीजें A to Z आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर इस बिल में बात क्या की गई है। देखो, जो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, उसमें मेजरली बात की गई है कि जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उन्हें 33% आरक्षण या रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ? लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, विधानसभा में और दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली में। अब देखो, जब हम इन तीनों वर्ड्स को देखते हैं हमें कुछ मिसिंग लग रहा है। राइट, यहां पर राज्यसभा मिसिंग है ना, यहां पर विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मिसिंग है। राइट, अब देखो, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम की प्रोविजंस के बारे में भी बातें करेंगे। ओके, देखो, हमें पता है कि अगर मैं हमारे देश की बात करूं, इंडिया की बात करूं, भारत की बात करूं, तो जो गवर्नमेंट है यहां पर उसके 3 स्तर है, 3 लेवल्स हैं। एक तो हो गया यूनियन, एक हो गया स्टेट और एक हो गया हमारा लोकल लेवल। ठीक है, यहां पर हमें देखने को मिलता है लोकसभा और राज्यसभा, यहां पर हमें देखने को मिलता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं, और लोकल लेवल पे हमें पंचायत देखने को मिलते हैं और अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज देखने को मिलती है। राइट, ओके, अगर मैं इन सारे लेवल्स की बात करूं तो वुमेन रिजर्वेशन की बात कहां की गई है? एक तो लोकसभा में बात की गई है, विधानसभा में बात की गई है। ठीक है, अगर मैं लोकल लेवल की बात करूं, ठीक है, 3rd टियर की बात करूं, तो यहां पर पहले से ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसी के थ्रू जो है 33% आरक्षण महिलाओं को पहले से मिला हुआ है। एंड इसके हमें बहुत सारे फायदे भी देखने को मिले थे, जिसके बारे में हम आगे भी देखने वाले हैं जब हम बात करेंगे कि रिजर्वेशन से आखिर महिलाओं को क्या फायदा होगा। ठीक है, तो लोकल लेवल पे तो पहले से रिजर्वेशन मिला हुआ है, बाकी यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल में हम लोकसभा में और विधानसभा में बातें कर रहे हैं कि उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, विधान परिषद है, वहां पर रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। इनफैक्ट ये बात याद रखने की भी जरूरत है कि यहाँ पर जो राज्यसभा है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ठीक है, विधान परिषद है, यहाँ पर SC और ST को भी कोई रिजर्वेशंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है। ऑलराइट, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं की प्रोविजंस की, कि इस बिल में मेजरली किन चीजों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर 33% रिजर्वेशन की बात की गई है। कहाँ पर? लोकसभा में और विधानसभा में। ठीक है, और दिल्ली में। ठीक है, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं प्लस दिल्ली में। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर 2 नए आर्टिकल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? 330A। ठीक है, ए क्यों है? क्योंकि जब भी कोई आर्टिकल है जिसके आगे ए लगाया जाता है, इसका मतलब वो पहले से मौजूद नहीं है,
और उसे संशोधन के थ्रू संविधान में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो 330A और 332A, ठीक है, दो नए आर्टिकल्स, दो नए अनुच्छेद हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओके, जो कि लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाले जो भी आर्टिकल्स हैं ये उनसे डील करते हैं, वहां पे जो भी चेंजेस करने हैं, ठीक है। तीसरी बात है, यहां पर हमें एक सनसेट क्लॉज देखने को मिलता है, ठीक है, सूर्यास्त खंड देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी जो है हमारा ये एक्ट बन जाएगा, ठीक है, उससे 15 साल बाद, ठीक है, 15 साल बाद क्या होगा, ये बिल अपने आप ही, या ये एक्ट जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगा, अपने आप ही मतलब बंद हो जाएगा। जैसा कि आपने एक और प्रोविजन कहाँ पे देखा हुआ है सिमिलर, जैसे SC ST की जब रिजर्वेशन की बात की गई थी, स्टार्टिंग में क्या सिर्फ 10 सालों के लिए लिया गया था, राइट, लेकिन इसे फिर हमने बाद में रिन्यू कर लिया है, राइट, और अभी भी ये चल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर जो टाइम लिमिट है वो 15 साल का रखा गया है, ठीक है, जिसके बाद उसे रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन जो इनिशियल टाइम लिमिट है, जो सनसेट क्लॉज है, वो 15 साल का है, ठीक है। तो सनसेट क्लॉज है, दो नए आर्टिकल्स लाए जा रहे हैं, ठीक है, और 33% रिजर्वेशन की बात की गई है, ओके। चौथी चीज, अगर हम बात करें कि ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, मतलब मान लो ये एक्ट बन गया, तो रिजर्वेशन महिलाओं को कब तक मिल पाएगा, ठीक है, इसके रिगार्डिंग देखो ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं है, पर दो कंडीशंस दिए गए हैं, ठीक है, दो कंडीशंस हैं, क्या कि जब भी ये बिल पेश किया गया है उसके बाद का जो पहला सेंसस है उसका डेटा लिया जाएगा जब भी वो पब्लिश हो, प्लस उसके बाद आपको डिलिमिटेशन भी करवाना है, ठीक है। मतलब ये रिजर्वेशन कब तक मिल जाएगा, उसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो सेंसस होना चाहिए, ठीक है, जब भी ये बिल पेश किया गया उसके बाद जो भी पहला सेंसस होगा उसके डेटा पब्लिश होना चाहिए, प्लस डिलिमिटेशन भी होना चाहिए। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो रिजर्वेशन है वो 2029 से पहले तक तो नहीं होने वाला, ठीक है, जो रिजर्वेशन है वो 2029 तक तो नहीं मिल पाएगा शायद से, हालांकि जो डेटा है वो चेंज भी हो सकता है, कब तक होगा इसके बारे में अभी तक कोई मतलब हम कह सकते हैं कोई वैलिड डिटेल्स हमें नहीं मिले हैं। हालांकि जो हमने की प्रोविजंस देख लिया, ठीक है, सनसेट क्लॉज की बात की, आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करने की बात की और रिजर्वेशन की, प्लस ये जो एक्ट है इसे पास होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम के लिए। तो देखो यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर की भी बात होगी, राइट, तो जब भी हमें फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करने होते हैं तो हमें कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, हमें चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, है ना, ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्लस जो भी स्टेट्स हैं 50% से ज्यादा स्टेट्स की, ठीक है, हमें सहमति चाहिए, राइट। तो अगर इस एक्ट को पास करवाना है, सॉरी इस बिल को पास करवाना है तो हमें कौन से मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस रजामंदी 50% से ज्यादा स्टेट्स की, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, हमने बिल के बारे में डिस्कशन कर लिया, प्लस ये भी देख लिया कि कहाँ कहाँ पर हमें इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ओके। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा आया ही क्यों, करंट स्टेटस क्या है वुमेन का, ठीक है। तो देखो अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो हुआ क्या कि अगर मैं सेंसस को लेती हूं, ठीक है, सेंसस लेते हैं हम 2011 का, क्योंकि अभी तो हमारे पास यही डेटा है, राइट, अभी जो करंट सेंसस है वो चल ही रहा है, उसके डेटास पब्लिश नहीं हुए। तो अगर मैं सेंसस 2011 की बात करूं तो यहाँ पर जो मेल वर्सेस फीमेल का रेशियो है ना, कि हर 1000 मेल के मुकाबले कितने फीमेल्स हैं, तो ये जो डेटा है ये आपका 1000:943 है, यानी कि हर 1000 मेल्स के मुकाबले हमें 943 फीमेल्स देखने को मिलते हैं,
ओके अगर मैं रीसेंट डेटा की बात करूं, क्योंकि हमारे पास तो सेंसस का डेटा नहीं है, पर एक रीसेंट डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, ठीक है, NFHS 5 का डेटा है। अगर मैं उसे कोट करूं तो अगर मैं मेल इस टू फीमेल की बात करूं तो ये जो डेटा है ये बताता है कि जो फीमेल्स हैं वो अब ज्यादा हो गई हैं। मतलब 1000 मेल्स के मुकाबले अब हमें 1030 फीमेल्स देखने को मिलती है। उन्होंने आउट नंबर कर दिया है मेल्स को। लेकिन यही अगर मैं लीडरशिप पोजीशंस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है, वहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या है, अगर हम देखें तो जो लोकसभा है वहां पर जो टोटल सीट्स हैं उनमें फीमेल का जो रेशियो है वो हमें 15% से भी कम देखने को मिलता है। यानी कि मान लो अगर 100 मेल हैं तो वहां पर 15 से भी कम फीमेल्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये देखो डेटा में कितना ज्यादा फर्क है। यहां पर जहां पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है वहीं लीडरशिप में हमें उनका जो ग्राफ है वो इतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि ये फिगर भी बढ़ा है लेकिन देखो कितना ज्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, राइट। प्लस साथ ही साथ अगर मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं तो वहां पे तो फिगर 10% से भी कम चला जाता है। ठीक है, 10% से भी बहुत सारे स्टेट्स में हमें कम देखने को मिला है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। प्लस अगर मैं एक और रिपोर्ट की बात करूं जो हमारा इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन है, अगर मैं उसके रिपोर्ट की बात करूं तो जो वुमेन है, ठीक है, अगर मैं हाई पोजीशंस में वुमेन की रोल की बात करूं कितना क्या पोजीशन है, तो जो इंडिया है 193 कंट्रीज में इंडिया का जो रैंक है वो है सिर्फ 144। और ये जो रैंक है हमारे जो नेबर्स हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, इनसे भी कम है। तो देखो कितनी ज्यादा जरूरत है हमें वुमेन को पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व करवाने की, उन्हें लीडरशिप पोजीशंस दिलवाने की। देखो जहां पर एक तरफ हमें फीमेल्स ने जो है मेल्स को आउट नंबर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ लीडरशिप पोजीशंस पे हमें बहुत कम नंबर देखने को मिल रहा है, राइट। वुमेन का बहुत कम रोल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये रिपोर्ट भी आप कोट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन रिपोर्ट, ओके। तो इसीलिए बात की जा रही है कि वुमेन को जो है हमें रिजर्वेशन देना चाहिए इन पार्लियामेंट, स्पेशली लोकसभा, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ओके। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, ठीक है, क्योंकि आपने न्यूज में देखा होगा कि 27 सालों से अटका हुआ बिल अब पेश किया गया है ना, ये सारी न्यूज में खबरें चल रही हैं। तो आखिर इसके बारे में जो हिस्ट्री है, जो टाइमलाइन है, अब उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ओके। तो देखो जो वुमेन इन पॉलिटिक्स की मांग है ना कि वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में, देखो ये मांग तो आपको भारत को जो स्वतंत्रता मिली है उससे पहले से ही देखने को मिलेगा। करीबन मैं बात करूं 1931 की, तो तभी से हमें ये डिमांड्स जो हैं देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ठोस एफर्ट्स कब से लिए गए, तो वो थे 1970 के दशक में। तब क्या हुआ मैं आपको बताती हूं, ठीक है। देखो क्या हुआ, जो 1971 है वहां पर यूएन ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया कि 1975 को हमने इंटरनेशनल वुमेन ईयर डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि आपके देश में वुमेन की क्या स्थिति है, वुमेन का जो स्टेटस है उसके ऊपर हमें एक रिपोर्ट दे, ठीक है। तो जब ये रिपोर्ट आया, जब इसकी डेटा आई, तो जो हमारे हम कह सकते हैं पॉलिटिशियंस थे, जो हमारी गवर्नमेंट थी, उनका स्टेटमेंट क्या था कि वी हैव फेल्ड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो हमारी जिम्मेदारी थी किस चीज की, जेंडर इक्वालिटी की, वहां पर हम फेल हो गए हैं। एंड इसीलिए हमें एफर्ट्स करने की जरूरत है, हमें वुमेन को प्रमोट करने की जरूरत है। और तभी से 1970
70 के दशक के दौरान हमें बहुत सारे एफर्ट्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं बिल की, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग, वुमेन रिजर्वेशन के रिगार्डिंग बिल कब लाया गया था, तो 1996 में हमें सबसे पहले जो देवी गौड़ा जी की सरकार थी, देवी गौड़ा की गवर्नमेंट थी, तब हमें पहली बार बिल देखने को मिला, ठीक है। लेकिन क्योंकि तब जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो चुका था, तो ये जो बिल है वो भी लैप्स हो गया। इसके बाद 2010 में हमें, ठीक है, बिल देखने को मिला था, जो आपका हम कह सकते हैं 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था 2008 का, ठीक है, तब हमें देखने को मिला और ये राज्यसभा में लाया गया था, ठीक है। और ये बिल जो है आज भी हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भी वो डिसॉल्व नहीं होती, राइट। और ये जो बिल है वो राज्यसभा में पेश किया गया था, राज्यसभा में ये पास भी हो गया था। अब भी ये बिल जो है शामिल है, अब भी हम चाहे तो पास करवा सकते हैं, लेकिन जो हम टाइम गैप देखेंगे कितनी चीजें बदल चुकी हैं, तो इसीलिए एक नया लॉ लाया गया, ठीक है, एक नया बिल पेश किया गया, ठीक है, अभी 2023 में, ओके, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन ये जो बिल है ये अभी भी मौजूद है, ठीक है। तब जो है तब भी ये बिल हम कह सकते हैं ये अटका हुआ है, ये पास नहीं हुआ है, और अभी एक नया बिल लाया गया है। तो ये थोड़ा मोटा मोटा हिस्ट्री था हमारा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इतनी बातें हो क्यों रही हैं, इसका क्या फायदा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फायदे की, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोज की, है ना, तो नंबर 1, इससे जो है महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलेगा, है ना। दूसरी चीज आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकल गवर्नमेंट में हमें अभी भी 33% आरक्षण देखने को मिलता है फॉर वुमेन, राइट। और इसके हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। तो इसकी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि जो रिजर्वेशन है, अगर हम महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट होगा, प्लस जो भी इश्यूज वुमेन से रिलेटेड है ना, उन्हें हम कह सकते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, राइट, और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। जो भी वुमेन सेंसिटिव इश्यूज हैं, ठीक है, वहां पर हमें ज्यादा जो है हम फोकस करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। जो क्रिटिक्स के हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि क्या कौन से, ठीक है। सबसे पहले तो देखो अभी क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि कई बार किसी एक ही जगह में मतलब एक ही बंदा जो है वो बिल्कुल पूरा सरकार चला रहा होता है, मतलब बहुत सालों से वो उस पद पे रहता है, ठीक है, 20 साल हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। लेकिन अगर मान लो यहीं पर, क्योंकि रोटेशन की बात की गई है ना, मान लो वो सीट जो है उन्होंने 10 साल काम किया और अगले साल जो है सीट रिजर्व कर दिया गया वुमेन के लिए, तो अब क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि इसके पास तो कोई, हम कह सकते हैं कोई बेनिफिट ही नहीं है ना इसको कि ये अच्छे से काम करे, क्योंकि बाद में तो ये जो सीट है ये किसी वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएगा, तो ये इंसेंटिवाइज्ड नहीं होगा। प्लस दूसरी चीज हम कह सकते हैं, जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि आप मेरिट पर लोगों को लेकर नहीं आ रहे हो, सिर्फ रिजर्वेशन के थ्रू ही वुमेन आ जाएंगी, आपका मेरिट नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज देखे जा रहे हैं। प्लस इसका वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्टीज है ना वो ही आपस में इंटरनली एक रिजर्वेशन तय कर लें कि हमें पार्टी में इतने औरतों को, इतनी महिलाओं को जगह देनी है, ठीक है। तो इससे जो क्रिटिक्स जो हैं जो बता रहे हैं कि ये चैलेंजेस या ये इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं, वो हमें नहीं देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें जो हैं सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो
तो हमने देख लिया पूरा कि बिल क्या था, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या थी, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आगे क्या हो सकता है, इसके क्या फीचर्स थे, कब तक रिजर्वेशन मिल सकता है, सारी चीज़ें हमने A to Z कवर कर ली हैं। आई होप सारी चीज़ें अब बिल्कुल क्लियर हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।